नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्रीज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब बिना देरी किए सीधे आते हैं आज की कहानी पर। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके चक्कर में पड़कर लोग क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। और ना केवल वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है, बल्कि वो लोग भी जो अच्छे खासे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे ही पति पत्नी की कहानी है। तमिलनाडु के चेन्नई की एक कहानी है और इसमें अंधविश्वास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इसी तमिलनाडु के चेन्नई में करुणानिधि नगर में एक इलाका है चेन्नई में, वहाँ पर एक नागराज नाम के व्यक्ति रहता है, उसकी वाइफ के साथ और उसकी एक बेटी। अच्छा खासा परिवार, खुशहाल परिवार। नागराज भी उसी चेन्नई के करुणानिधि इलाके में एक प्राइवेट जॉब करता है। उसकी एक बेटी थी, वो खुद भी पढ़ा लिखा था, तो वो समझता था एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, तो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है। उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, फिर वो कॉलेज में आती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और फिर ग्रेजुएशन होने के बाद उसकी आईटी सेक्टर में एक आईटी फर्म में अच्छी जॉब लग जाती है। अब तीनों लोग बहुत खुश, माँ बाप भी और वो खुद बेटी भी। प्राइवेट जॉब में था नागराज। धीरे धीरे वक्त बीतता है, नागराज की उम्र हो चली थी अब, तो उसका रुझान जो है, जो थोड़ा इंटरेस्ट है, वो धार्मिक क्रियाकलापों में अब बीतने लगा था। उसे पूजा पाठ इन सब में रुचि होने लगी थी। पूजा पाठ करता है। नागराज के घर के जस्ट पीछे ही एक खाली जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पर वो कुछ समय बाद एक मंदिर बनवाता है और पूजा पाठ शुरू कर देता है। अब चूंकि आस पड़ोस के लोग भी खुश थे, घर में भी सब खुश, पत्नी भी और बेटी भी, की नागराज जो है वो अपने पूजा पाठ में लगा हुआ है, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करता है। तो एक ये बात होती है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे को हार्म ना करे तो उस व्यक्ति से किसी को परेशानी नहीं होती, सभी खुश थे। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। फिर नागराज एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान उसके सपने में आते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है कि मेरे पति जो हैं पूजा पाठ में दिन भर लगे रहते हैं, इससे भगवान खुश हैं, प्रसन्न हैं, इसलिए उनके सपने में उन्हें दर्शन देते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय बाद नागराज अपने आस पड़ोस में और अपने घर में ये बताता है कि भगवान उससे दर्शन देते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं और बाकायदा उसके साथ बातचीत करते हैं। तो जब नागराज ने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने मान लिया। आस पड़ोस के कुछ लोगों को बताई, कुछ लोगों ने माना और कहा कि हाँ बिल्कुल आते होंगे, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें दर्शन देते हैं। लेकिन उसकी बेटी इन बातों को सिरे से नकार देती है, और वो इसलिए क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और एक एडवांस सोच थी उसकी, मॉडर्न थिंकिंग थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती। धीरे धीरे थोड़ा और वक्त बीतता है, लेकिन चीज़ें बदलना शुरू होती हैं 16 नवंबर 2021 से। हुआ ये कि 16 नवंबर 2021 में जून के महीने के बाद उसने अपनी पत्नी से ये कहा कि मेरी भगवान से बातचीत हुई है और भगवान मुझे दर्शन दिए हैं और भगवान ने मुझसे ये कहा है कि वो मुझे अमर करना चाहते हैं, कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, और ये बात भगवान ने स्वयं मुझसे कही है। अब उसकी पत्नी खुश हो जाती है। वो ये सोचती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरे पति जो है वो कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। तो वो इस बात को भी हजम कर लेती है और खुश होती है कि हमारा पति कभी मरेगा नहीं। अच्छी बात यह थी और खुशी की बात है, वो अपने पति से ऐसा कहती है कि तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर नागराज अपनी बेटी को भी ये बात बताता है। बेटी सुनी अनसुनी कर देती है, पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बताता है। ये बात हजम करने लायक तो थी नहीं, लेकिन फिर भी पड़ोसी मान लेते हैं, बात आई गई हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन 16 नवंबर 2021 को शाम को जब नागराज अचानक अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, पत्नी उसे बिठाती है, पानी पिलाती है, थोड़ी देर रेस्ट करने का कहती है। उसके बाद नागराज उठता है और अपनी पत्नी से एक बात कहता है कि तुमसे मैंने एक दिन कहा था कि भगवान मुझे अमर करना चाहते हैं। पत्नी कहती हाँ आपने कहा था। नागराज कहता है कि वो घड़ी शायद आ गई है। भगवान ने मुझसे कहा था
कि तुम्हारी धड़कनें जब रुकें या जब तुम्हारी सांसें बंद हों, उससे पहले अगर तुम एक उपाय कर लो तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। पत्नी कहती है, क्या? नागराज कहता है कि भगवान ने केवल एक ही शर्त रखी है मेरे अमर होने की, और वो ये कि जब तुम्हारी धड़कनें रुकें उससे पहले तुम जिंदा दफन हो जाओ, और अगर तुम जिंदा दफन हो जाओगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अब पत्नी को थोड़ा अजीब लगता है, संकोच होता है कि ये पति क्या कह रहा है। फिर पति कन्वेंस करता है कि तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, भगवान के साथ बाकायदा बात हो चुकी है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, भगवान ने कहा बस जिंदा दफन होना है, उसके बाद अमर हो जाएंगे। पत्नी कहती, ठीक है, क्या करना है? पति कहता है कि एक कब्र बनवाओ, एक कब्र खुदवाओ, उसमें मैं जिंदा दफन हो जाऊंगा, और तुम्हारा काम बस इतना ही है। उसके कुछ घंटे बाद मैं कब्र को खोदते हुए, या जिसको कहना चाहिए कब्र से खुद ही बाहर अपने आप निकल आऊंगा। पत्नी राजी हो जाती है। पत्नी 2-3 मजदूरों को बुलाती है अपने आंगन में, खुदाई होती है, गड्ढा खोद दिया जाता है। पहले मजदूर पूछते भी है कि आप खुदाई क्यों करवा रहे हैं। तब पत्नी सही रीज़न तो बता नहीं सकती, तो ये कहती है कि मुझे यहाँ एक पानी की टंकी लगवानी है, इसलिए खुदाई कर रहे हैं। अब मजदूरों भी अपना, ज़्यादा उन्हें कोई लेना देना था नहीं, अपना काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी लेते हैं और चले जाते हैं। पत्नी अपने पति नागराज को बताती है, वहाँ पर बुलाती है, उसे सारी चीज़ दिखाती है। पति देखता है, खुश होता है, कहता हाँ ये बढ़िया किया तुमने, अब मैं जाता हूँ और इस कब्र में लेट जाता हूँ। नागराज जाता है और कब्र में जिंदा ही लेट जाता है, और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मिट्टी डालो इस कब्र पे, और अब इस कब्र को जो है बंद कर दो। पत्नी मिट्टी डालना शुरू करती है, धीरे धीरे ज़मीन के लेवल तक कब्र लेवल अप हो जाती है। कब्र पट चुकी थी मिट्टी से। अब पत्नी तो खुश थी कि अब मेरे पति अमर हो जाएंगे, और पति ने पहले ही जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें अब कुछ करना नहीं है, 2-3 घंटे बाद मैं खुद ही कब्र फाड़ कर बाहर आऊँगा, बाहर निकलूँगा और अमर हो जाऊँगा। उसके बाद पत्नी अपने घर के काम में जुट जाती है। ये सब जब वो कर रहे थे, या जब ये सब वाकया घटा, तो उस वक्त नागराज की बेटी थी नहीं, क्योंकि वो कंपनी में जॉब करने गई थी और रात को आती थी, उसका ये डेली का रूटीन था। रात होती है, लेकिन रात होने से पहले जब 2-3 घंटे बीतते हैं तो अब उसकी पत्नी को ये लगता है कि अभी तक उसका पति बाहर नहीं आया। धीरे धीरे वक्त बीतता है, रात हो जाती है, लेकिन उसे था कि हो सकता है कुछ अमर होने में शायद ज़्यादा देर लग रही हो, क्योंकि अमर होने की बात है, तो थोड़ी देर और रुकती है। इसी बीच रात हो जाती है। अब रात को नागराज की बेटी घर लौटती है। अब नागराज का ये नियम था कि जब भी उसकी बेटी घर लौटती थी, वो डोरबेल जब भी नागराज की बेटी बजाती थी तो गेट वही खोलता था, और उसका बड़ा ही वामली, बड़ा ही गर्मजोशी से स्वागत करता था, और कहता था कि आओ बेटी, थकी हारी आई होगी, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। तो ये उसका नियम था। लेकिन ऐसा उस दिन नहीं हुआ। नागराज की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बेटी अंदर आती और सबसे पहले यही क्वेश्चन करती है कि पापा कहाँ हैं। नागराज की पत्नी कहती है कि कुछ काम था तो अपने दोस्त के साथ निकल गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हालांकि ये बात बेटी को अजीब लगी, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस बात को मान लेती है। 2-3 घंटे बीतते हैं, वो लोग अपना खाना वाना ख़त्म करते हैं। 3-4 घंटे बीतने के बाद फिर उसकी बेटी को चिंता होती है, पापा नहीं आए अभी तक। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है, वो कहती है परेशानी की कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड के साथ ही गए, हो सकता वहीं सो गए हों, कोई बात नहीं। बेटी को टेंशन थी, लेकिन दोनों सो जाते हैं माँ बेटी। इसी बीच सुबह हो जाती है। अब फिर बेटी उसकी पूछती है नागराज की कि पापा कहाँ हैं। 1-2 घंटे फिर उसकी पत्नी टालती है, लेकिन बाद में वो टूट जाती है और फिर बोलती है कि ऐसा ऐसे बात हुई है, और पूरा वाकया सिलसिलेवार तरीके से अपनी बेटी को बता देती है। अब बेटी को तो काटो तो खून नहीं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है नागराज की बेटी की। अब वो क्या करे क्या ना करे, ऐसा वाकया हुआ है। वो गेट से बाहर निकलते हुए घर से और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारा वाकया अपने आस पड़ोस के लोगों को बता देती है। उन्हीं पड़ोसियों के बीच में से कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पत्नी से पूछताछ करती है। पत्नी वो जगह बताती है आंगन की कि यहाँ मैंने उन्हें कब्र में गाड़ा है और अमर होने की उन्होंने बात कही थी। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है, उस कब्र की जगह पर जाती है, उस कब्र को खोदा जाता है। अंदर नागराज कब्र में अमर तो नहीं था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। वहाँ से उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है।
जब फॉरेंसिक जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, तो उसमें जो मौत की वजह थी वो सफोकेशन थी, दम घुटना थी। उसमें ये रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि जब उसको कब्र के अंदर गाड़ा गया, उसको दफन किया गया, तो 5 से 7 मिनट तो वो जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल वहाँ था ही नहीं और उसका दम घुटा, इस वजह से उसकी मौत हो गई। बेटी के बयान लिए जाते हैं और बेटी के बयान पर पुलिस जो है वो नागराज की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। फिलहाल मामला लोअर कोर्ट में है। इस पर जो वहाँ के लोकल वकील से बात की गई है, उनका ये कहना है कि नागराज की पत्नी को शायद सज़ा नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, और अगर क्राइम किया भी है तो सोच समझकर क्राइम नहीं किया। चूँकि वो अपने पति का अच्छा चाहती थी, वो ये चाहती थी कि मेरा पति अमर हो जाएगा, इसलिए उसने उसके कहने पर उस कब्र में उसको ज़िंदा ही दफन कर दिया। कमिटेड क्राइम नहीं था ये। फिलहाल मामला लोअर कोर्ट में है। अब इसको क्या कहें, एक अजीब बात है कि सोचिए एक पढ़े लिखे परिवार का एक व्यक्ति ऐसे ही बात करता है और अपनी पत्नी को भी कन्वेंस कर लेता है। ये सब चीज़ें सोच कर ही मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरान करती हैं। तो ये थी आज की कहानी, और फिलहाल ये मामला जो है वो लोअर कोर्ट में है। इसमें जो भी आगे अपडेट आएंगी उससे मैं आपको मुखातिब कराऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को अपना प्यार आगे भी देते रहेंगे इसी तरह। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में ही बेल आइकन आता है तो आप उसको ही प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।